नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। मधुबनी में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। ऐसी वारदात वैसे तो बिहार में आम है, पर मधुबनी के फुलपरास का हादसा सामान्य घटना नहीं है। मधेपुरा जिले के कलेक्ट्रेट की गाड़ी से कुचलकर 3 लोगों की मौत हो गई है और लोगों के आक्रोश के चलते प्रशासन से जुड़े लोग खामोश हो गए हैं। सधे हुए अंदाज में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन हादसे पर अब पूरे बिहार में सियासत काफी तेज हो गई है। मंगलवार की सुबह मधेपुरा डीएम की गाड़ी ने मधुबनी के फुलपरास पुरवारी टोला के पास कुछ लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक अन्य की हालत बेहद नाजुक है। हादसा सुबह के करीब 7 से 8 बजे के बीच का बताया जाता है। घटना से आक्रोशित हुए लोग NH 57 को जाम कर जोरदार हंगामा करने लगे। लोगों ने डीएम की गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। लोगों के बढ़ते आक्रोश के बीच गाड़ी का चालक और उस पर सवार लोग फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने हादसे के वक्त गाड़ी में डीएम के होने की बात कही है, पर जिला प्रशासन की ओर से इससे इनकार किया गया है। मुझे सूचना है कि गाड़ी में कुछ तकनीकी समस्याएं थी और उसको रिपेयर में जाना था। तो अब गाड़ी की दुर्घटना जाने के क्रम में हुई, आने के क्रम में ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जिलाधिकारी महोदय हमारे मुख्यालय में है, उस गाड़ी में नहीं थे। बताया जाता है कि सुबह में NHAI के कर्मचारी सड़क पर सफेद पट्टी पेंट कर रहे थे। अचानक एक महिला और एक बच्चा सड़क पर आ गए। उन्हें बचाने के लिए डीएम की गाड़ी के ड्राइवर ने पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। ऐसे में प्रशासन की टीम मौके पर कैंप कर रही है। वैसे मधेपुरा डीएम गाड़ी हादसे पर सत्तारूढ़ दलों के नेता प्रशासन से संवेदना जताने का सुझाव दे रहे हैं। दुर्घटना होने के बाद में शासन को संवेदनशीलता के साथ उन परिजनों से मिलनी चाहिए और जो मुआवजे की राशि है उन तक पहुंचाई जानी चाहिए। मैं मानता हूं कि गाड़ी अनियंत्रित होने के बाद ये दुर्घटना घटी है। मधेपुरा के डीएम तो बड़ा संवेदनशील व्यक्ति है, लेकिन परिस्थिति जो रही होगी उसमें उन्होंने किया होगा, लेकिन उनको वहां पर रुक करके और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। ये मानवीय संवेदना को प्रलक्षित करने का काम हर एक जिम्मेवार नागरिक का काम, कि वैसी परिस्थितियों में संवेदनशीलता दिखाएं और मानवीय जो मूल्य हैं उसका निर्वहन करें। वैसे दिलचस्प बात यह भी है कि जिले के सबसे बड़े अधिकारी की गाड़ी की जांच में बड़ा खुलासा ये हुआ कि डीएम की गाड़ी का उस वक्त इंश्योरेंस सर्टिफिकेट फेल था। डीएम की गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी फेल था। आम लोगों से गाड़ी चलाते वक्त सावधानी की अपील करने वाले प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी की गाड़ी ही यदि कानून का पालन न करे तो इसे बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर लखीसराय में सनकी आशिक ने अपनी प्रेमिका समेत 6 लोगों को भून डाला है और 3 लोगों की अब तक इसमें मौत हो चुकी है। छठ महापर्व के दौरान जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, उस पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रही है। आखिर लखीसराय पर क्यों मचा है बवाल, आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। महापर्व छठ के दिन जिस तरह से लखीसराय में गोलीकांड को एक सनकी आशिक ने अंजाम दिया, उसने एक परिवार को तो उजाड़ा ही, भरोसे का भी कत्ल कर दिया। लखीसराय गोलीकांड में अब तक 3 लोगों की मौत हुई है। पीएमसीएच में इलाज के दौरान जख्मी युवती दुर्गा ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस इस गोलीकांड में लाइनर सहित 2 को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साथ ही एक लाइनर राजन पासवान और मुख्य आरोपी आशीष चौधरी के सहयोगी उमेश साव को भी अरेस्ट कर लिया है। वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार और कारतूस भी पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस को आरोपी आशीष चौधरी के घर से एक डायरी मिली है, जिसमें आशीष ने दुर्गा झा के साथ प्रेम कहानी और बेवफाई की कहानी लिखी है। पुलिस की माने तो दुर्गा का किसी और से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो आशीष को नागवार गुजरा और उसने बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला। आशीष चौधरी और दुर्गा झा दोनों पति पत्नी के तौर पर रह रहे थे। इन दोनों के बीच में काफी अंतरंग संबंध पहले ही से रहे हैं और इन लोगों ने
शादी भी कर ली थी। उनके घर से, घटनास्थल के पास से एक नोटबुक प्राप्त हुआ है। नोटबुक में करीब 15 पृष्ठों में आशीष चौधरी ने काफी डिटेल से अपने और दुर्गा झा के बीच हुए पूरे संबंध का चर्चा किया है और उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि काफी मानसिक प्रताड़ित होने के बाद ही उसने ऐसा कदम उठाया है। वारदात का मुख्य आरोपी आशीष चौधरी अब तक फरार है। वैसे लखीसराय गोलीकांड को लेकर सियासत बेहद तेज है। वारदात के विरोध में बीजेपी ने शहर में आक्रोश मार्च निकाला और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाजार भी बंद करा दिया। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाने का आरोप लगाते हुए सीएम पद से हट जाने की मांग कर रहे हैं। अब बिहार को मुक्ति दीजिए, बिहार संभल नहीं रहा है। बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया यही राज कर रहे हैं और जो जिसका जब मन करता है तो गोली दाग देता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है नीतीश बाबू, मैं फिर कह रहा हूँ, आपका पैर पकड़ता हूँ, बिहार को मुक्ति दीजिए। तो वहीं एनडीए की सहयोगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी नीतीश कुमार को फौरन इस्तीफा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो दिमागी तौर से वो डिस्टर्ब है। और आपने कहा कि छठ के बाद, मैं कह रहा हूँ कि छठ पर्व के दिन घटना घटी है लखीसराय में। उसी दिन कई जिला में घटना घटी। तो बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, अब वो अभी क्या बोलेंगे 1 घंटा के बाद उनको याद नहीं रहता। तो मैंने पहले भी सलाह दिया था कि उनको अपने पद से मुक्त हो जाना चाहिए। बिहार सरकार पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां हमलावर हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष आरोपी पर फौरन कार्रवाई की बात कर रहा है। बिहार में कानून के शासन होने का दावा किया जा रहा है, पर जिस तरह से लखीसराय में एक सनकी आशिक ने एक परिवार पर गोलियां बरसाई, अपराधियों की मदद लेकर खूनी वारदात को अंजाम दिया, उसने बिहार में अपराध के बढ़ने के साफ संकेत दिए हैं और इसी को लेकर सियासत बेहद तेज है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश, पटना से धर्मेंद्र के साथ लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो लखीसराय में एक ही परिवार के 6 लोगों पर फायरिंग में 3 लोगों की मौत के बाद अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए आंदोलन छेड़ दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी ने मुख्य आरोपी आशीष की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोश मार्च निकाला है, बाजार को बंद कराया है, तो वहीं बीजेपी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार के लोगों से मिलकर पूरे मामले की जानकारी ली है। पीड़ितों से मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि जब पीड़ित परिवार ने 2 साल पहले कवैया थाने में आवेदन दे रखा था तो पुलिस ने इतने दिनों तक कार्रवाई क्यों नहीं की। जाहिर है पुलिस की सुस्ती से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। विजय सिन्हा ने गोलीकांड के बाद सामने आई डायरी पर भी सवाल उठाए और पुलिस अधिकारियों के साथ ही सरकार पर भी निशाना साधा। प्रतिनिधि मंडल में शामिल जमुई से विधायक श्रेयसी सिंह ने भी कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस और सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। देखिए, बहुत सी बातें हैं जो सामने निकल कर आई है। प्रशासन कहते हैं कि हम लोग तुरंत एक्शन लेके 5 मिनट में वहां पहुंच गए। अगर प्रशासन तुरंत 5 मिनट में वहां पहुंच गया तो जो अपराधी है वो भागा कैसे? साथ ही साथ वहां के जितने भी परिवार के लोग थे वो यह भी बता रहे हैं कि सामने जो उनका जमीन था उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि वो जमीन हमारे नाम लिखिए। ये पूरी तरीके से जो ये जमीन माफिया और ये दारू माफिया एकजुट होकर ये काम किए हैं। एक आदमी ने 6 लोगों पर गोली चलाई, 10 कारतूस बरामद हुए हैं, तो कहां थी पुलिस? मुख्यमंत्री जी को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अभी मर्डर करके 2 घंटा के बाद हम 10 पेज लेकर के डाल देंगे और वो आधार बनेगा। अरे जो उसका परिवार है, जो पीड़ित फैमिली है, जो कह रहा, आप उस पर जांच क्यों नहीं कर रहे हो? अब प्रेम प्रसंग की बात है, कोई जबरदस्ती किसी की बच्ची को उठा ले, वह लड़की उसके साथ जीना नहीं चाहे, उसका परिवार उसके साथ रहना नहीं चाहे, उसको हत्या कर देने का अधिकार है। ये जिम्मेवारी से भाग रहा है। ये कायर लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए, दोहन पोषण करने के लिए देश को डाइवर्ट कर रहा है।
लखीसराय गोलीकांड को लेकर बीजेपी के आरोपों पर जेडीयू ने पलटवार किया है। अभिषेक झा ने कहा कि बीजेपी सिर्फ लाशों पर राजनीति करती है। लखीसराय में जो घटना घटी अति दुर्भाग्यपूर्ण है। पीड़ित परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। प्रथम दृष्टया तफ्तीश में यह मामला निजी वैमनस्य का सामने आया है। लगातार कार्रवाई हो रही, गिरफ्तारियां हो रही, लेकिन भाजपा के साथी घरियाली आंसू बहा रहे हैं, डेलीगेशन लेकर के जा रहे हैं। इनकी संवेदना तब कहां मर जाती है जब इनके शासित प्रदेशों में इतने जघन्य अपराध होते हैं, महिलाओं के साथ बर्बरता होती है, मणिपुर में राक्षस राज, दानव राज व्याप्त होता है। असल में इन्हें लाशों पर भी राजनीति करना अच्छा लगता है। पूर्णिया में सर्जन की बेरहमी से पिटाई मामले को लेकर आईएमए की तरफ से हड़ताल बुलाया गया है, जिसका व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में ओपीडी सेवा पूरी तरह बाधित रही। मरीजों को बिना इलाज के वापस लौटना पड़ा। पीएमसीएच में आज ओपीडी खुला ही नहीं। पीएमसीएच का जायजा लिया है हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। पूर्णिया में सर्जन राजेश राम की पिटाई के बाद आज आईएमए और भासा ने स्ट्राइक का आह्वान किया था और पूरे बिहार में आज ओपीडी सेवा बाधित रही। केवल इमरजेंसी में ही डॉक्टर मूवमेंट करते देखे गए। पटना पीएमसीएच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह और शाम दोनों टाइम ओपीडी चलता है, लेकिन मरीज है और मरीज के परिजन जो यहां पर बैठे हुए हैं, चूंकि यहां पर डॉक्टर जो है वो नहीं आए, लिहाजा जो काउंटर है वो भी बिल्कुल बंद रहा। काउंटर की तस्वीर देख लीजिए आप, यहाँ पर कोई भी काउंटर आज खुला नहीं। ऐसे में जो मरीज और उनके परिजन आए थे वो अब इंतजार करते रह गए यहाँ पर, और उन्हें कुछ जानकारी नहीं थी पहले से। क्या आप लोग को पहले से जानकारी नहीं थी? नहीं था सर, नहीं था। आप कहाँ से आई हैं? हम पीरो थाना भानसर से आए हैं सर। अच्छा, पीरो थाना से। तो यहाँ आने के बाद क्या पता चला? यहाँ आने के बाद पता चला कि ये हड़ताल चल रहा है, तो हम लोग बैठे हैं कि मतलब कि कल खुल जाएगा। अब उतना दूर से आए हैं, अपना मरीजी लेकर, तो जाने में दिक्कत है, इसीलिए सोचे कि मैं अब दिखा कर जाएंगे। अच्छा, तो कल फिर आप रुकेंगे, काउंटर खुलेगा तो रसीद कटवाएंगे आप? ठीक सर। क्या नाम है आपका? रमावती देवी। बच्चे किसको दिखाना? ये मेरा लड़की है। बच्ची है, उन्हीं को दिखाना? हाँ हाँ, उन्हीं को दिखाना है। आप लोग आए, आप लोग को भी जानकारी नहीं थी कि आज? नहीं सर, मेरे तो जानकारी नहीं था सर। अच्छा, अब यहाँ आने के बाद क्या जानकारी मिली? मेरे जानकारी मिला दिया हड़ताल है, यही मिला है बस। परेशानी हो रही है? हाँ, मेरे परेशानी हो रही है। तो रात में कहाँ रुकिएगा? अब यहीं रुक जाएंगे, क्या करेंगे सर। फिर कल मॉर्निंग में रजिस्ट्रेशन करवाइए। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रमूसा। कहाँ से आए? मैं गोपालगंज जिला से आया हूँ। क्या तकलीफ है आपको? मेरे से भूख नहीं लगता है। भूख नहीं, फूल आता है खाने को। तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो भी मरीज और उनके परिजन आए हैं यहीं पीएमसीएच में काउंटर के बाहर, अब उन्हें रात गुजारनी होगी, चूंकि इन्हें पहले से इस बात की जानकारी नहीं थी कि डॉक्टरों ने एक दिनों की स्ट्राइक कर रखी है, लिहाजा अब वो इंतजार करेंगे। कल सुबह में फिर से काउंटर खुलेगा। आज दोनों पालियों में सुबह और शाम ओपीडी सेवा बाधित रही। कल शाम में आईएमए के डॉक्टर्स और भाषा के जो डॉक्टर्स हैं वो एक बार फिर से आपातकालीन बैठक करेंगे और उसके बाद तय किया जाएगा कि इस मामले में आगे किस तरह की रणनीति जो है वो अख्तियार की जाए। तो पूर्णिया में डॉक्टर राजेश पासवान पर हुए हमले के बाद विरोध में आज पूरे बिहार के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद रही, जिससे ओपीडी में इलाज कराने पहुंचे मरीज काफी परेशान दिखे। सरकारी अस्पतालों के ओपीडी में इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को निराश होकर लौटना पड़ा, जिससे मरीजों को और उनके परिजनों को भारी फजीहत झेलनी पड़ी। आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर डॉक्टरों ने एक दिन का राज्यव्यापी टोकन स्ट्राइक किया था, जिसमें सभी अस्पतालों के डॉक्टर शामिल हुए। हालांकि डॉक्टरों ने इंडोर वार्ड और इमरजेंसी को पूरी तरह से चालू रखा, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। कई जगहों पर निजी क्लिनिक के डॉक्टर ने इस आंदोलन में अपना साथ दिया। डॉक्टरों की मांग है कि डॉक्टर पर जानलेवा हमले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। अस्पतालों में डॉक्टरों को पूरी सुरक्षा दी जाए। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। गोपालगंज से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां संदिग्ध स्थिति में 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। बैकुंठपुर थाने में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। मृतक के परिजनों ने एफआईआर दर्ज करवाया है। शराब पीने से मौत का आरोप लगाया है। तो आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है। गोपालगंज संदिग्ध मौत मामले को लेकर ये बड़ा अपडेट, जिसमें अब परिजनों की तरफ से थाने में एफआईआर दर्ज करवाया गया है, जिसमें परिजन शराब पीने से मौत का आरोप लगा रहे हैं। कृष्णा राय पर शराब पिलाने का आरोप लगाया गया है। एफआईआर की कॉपी हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए
ये आरोप अब परिजनों की तरफ से लगाए गए हैं और इसको लेकर एफआईआर दर्ज कराया गया है। मृतक के परिजन हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है। गोपालगंज एसपी ने एफआईआर की पुष्टि की है और इस एफआईआर में साफ साफ तौर पर परिजनों की तरफ से आरोप लगाया गया है कि शराब से ही मौत हुई है। गोपालगंज में संदिग्ध स्थिति में 5 लोगों की मौत के मामले में मृतकों के परिजनों ने जहरीली शराब से मौत होने का आरोप लगाया। अब मृतक टिंकू राम की पत्नी कविता देवी ने बहरामपुर गांव के कृष्णा राम पर शराब बेचने का आरोप लगाया है और प्रशासन पर डराने धमकाने का आरोप लगाया है। गोपालगंज में 5 लोगों की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत के बाद आज भाजपा के विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी के साथ 6 सदस्यीय टीम बैकुंठपुर के बहरामपुर गांव में पहुंची है और यहां पर मृतक के जो परिजन हैं उनसे लगातार बातचीत की जा रही है और घटना की जांच की जा रही है। ऐसे में हमारे सामने जो टिंकू राम है, जो मृतक है, उनकी पत्नी है, उनकी माँ है, इन लोगों से भी बात करते हैं कि टिंकू की आखिरकार मौत कैसे हुई। टिंकू जी आपके कौन थे? पति। कैसे उनकी मौत हो गई? शराब पीने से। कहाँ शराब पी लिए थे? कृष्णा राय के पास। गांव में ही घर है कृष्णा राम का? घर के बाजू से। तो कब से पीते थे वो लोग? कब से नहीं, वो दिन ही पी ले रहे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नहीं तो खाना वाना ना खाते रहे, कहते रहे कौन खाना खाएगा तो कहते नहीं भूख नहीं के लाद के तो हमारा मन भैल बा। हमको दावत कहाँ से बनी तो कहते नहीं कृष्णा भाई ने कहने देती थे लोन का केंगो दिलान हमारा केंगो तो हो गल बेटे हमारा आँख नहीं के खुलत। टिंकू के साथ और लोगों ने भी शराब पिया था? जी 2 आदमी और एगो भसुर बानी सुनील राम, एगो बड़का बाबूजी रानी सुरेश राम। हम कहानी के शराब के चलते भइल बा तो कहता है तू झूठ सच्चाई मत बोला, तू झूठ बोला जो बाहर से लड़का हमारा आइल बा तो हमारा लड़का किडनी सड़ गइल बा, फेफड़ा सड़ गइल बा, ऐसे बोला। हम कहनी हम झूठ कैसे बोले, हम सही बोलता नहीं दारू के, तो हम दारू के बोले, हम झूठ ना बोले। लेकिन यहाँ के स्थानीय पुलिस को गरीब को न्याय दिलाना चाहिए। दबाव डाल करके बयान को फर्द बयान को बदलाव कैसे हो जाए, ये पुलिस प्रशासन यहाँ लगी हुई है। मैं मांग करता हूँ पुलिस प्रशासन से, जिला अधिकारी से कि कुछ तरीके जांच करा करके जितने गरीब परिवार है 5 या 6 मृतक परिवार के लोगों को फर्द बयान लेकर के एफआईआर हो, जिन लोगों ने जहरीली शराब बेच रहा है उस पर कानूनी कार्रवाई हो। परिवार वालों का साफ तौर पर कहना है कि उनकी मौत जहरीली शराब पीने से हुई है और गांव में ही शराब की बिक्री हो रही थी। हालांकि अभी भी प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा था कि सभी की मौत संदिग्ध स्थिति में हुई है और इनकी अलग अलग कारण भी है। प्रशासन की ओर से ये भी कहा गया है और दावा किया गया है कि इनकी मौत अलग अलग बीमारियों से हुई है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और कोलकाता में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का आयोजन किया गया है। समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी शामिल हुए। इस मौके पर IRIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने पश्चिम बंगाल में 3 साल में 20,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। मुकेश अंबानी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के सभी घरों में जियो फाइबर पहुंचाया जाएगा। रिलायंस रिटेल को प्रदेश में बढ़ा रहे हैं। जियो मार्ट को 5.5 लाख किराना दुकानदारों तक पहुंचाया गया है। बायो एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश में 3 साल में 100 बायोफ्यूल प्लांट लगाने की भी बात कही गई है। मुकेश अंबानी ने कहा है कि किसानों की मदद के लिए CBG सेटअप लगा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि रिलायंस फाउंडेशन पश्चिम बंगाल के हेरिटेज को बढ़ावा देने पर काम करेगा। रिलायंस फाउंडेशन कालीघाट के परिसर को उसके वास्तविक रूप को बरकरार रखने पर काम कर रहा है। The past 4 years, Bengal has taken yet another great leap forward. Its growth has become faster. Its opportunities for business and investments have become bigger. Bengal is today standing taller, more vibrant, and more confident of scaling greater summits of success in the future. Bengal has been one of the largest investment destinations for Reliance. After you invited me, Reliance has invested close to 45,000 crores in West Bengal. Today I am happy to announce that we plan to invest an additional 20,000 crores in the next 3 years. These will be in 3 areas. First is to further enhance
digital life solutions aimed at augmenting livelihoods in Bengal and providing quality education, healthcare, and agricultural solutions at scale. Jio is about to complete the world's fastest 5G rollout in India before the end of this year, that is 2023. And we have covered most parts of Bengal. We are taking the revolutionary power of 5G to every nook and corner of the state, particularly to enrich and transform rural Bengal. With our rapid rollout of Jio Fiber and Air Fiber, every home in Bengal will be converted into smart homes very soon. Reliance Retail too is fast increasing its footprint in the state. Our network of nearly 1,000 retail stores will expand to over 1,200 within the next 2 years. Our retail business is supporting hundreds of MSMEs. We are bringing national fame to many regional brands of Bengal. We are planning to set up CBG plants in Bengal that will enable Bengal farmers to increase their income by doubling up as Annadatas and Urjadatas, producers of food as well as energy. Pleased to inform you about 3 initiatives. First, the Reliance Foundation has taken up an ambitious project to renovate and restore the famous Kalighat temple in Calcutta, which is the seat of the reigning deity of Bengal. We are in the process of repairing the entire temple complex, including the centuries-old heritage structures, and restoring the same to their original glory. We at Reliance share your vision and passion for heritage conservation and for supporting the livelihoods of Bengal's incredibly talented artisans and weavers. I am very happy to share with you that the Reliance Foundation is working together with the state government to make Biswa Banga's high-quality handicrafts and handloom products available throughout all our retail channels across India. और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।